जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके अंदर। ब्रीदिंग 10.2 एक एक्टिविटी है। 10.1 इस एक्टिविटी के अंदर क्या कहा गया है कि आप अपनी ब्रीथ को रोक के देखें कि आप कितने सेकंड के लिए एक स्टॉप वॉच लें, स्टॉप वॉच लेके अपनी ब्रीथ को रोक के देखें। क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड द माउथ टाइटली एंड लुक एट दी वॉच कि आपने कितने मिनट या कितने सेकंड के लिए अपनी ब्रीथ को रोका है, और वो नोट करें। ओके, नोट डाउन द टाइम विच यू कुड होल्ड द ब्रीथ। तो वो ब्रीथ को होल्ड करके देखना है कि कितने टाइम तक आप ब्रीथ कर सकते हैं। उसके बाद आप ये समझेंगे कि बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकते। यू आर अनेबल टू सर्वाइव विदाउट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन, अब ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है कि ब्रीदिंग का मतलब होता है कि ऑक्सीजन एयर का सांस के थ्रू अंदर ले जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड का सांस के थ्रू ही, ब्रीदिंग के थ्रू ही बाहर निकालना। तो ये क्या किसकी हेल्प के थ्रू होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के हेल्प के थ्रू होता है। टेकिंग, जब हम सांस को, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, जो एयर होती है जो ऑक्सीजन से रिच होती है, जब उसको अंदर ले जाते हैं बॉडी के अंदर, तो वो क्या होता है? इनहेलेशन। और जब जैसे ही ये गिविंग आउट द एयर रिच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच एयर है उसको बाहर छोड़ते हैं बॉडी के, तो वो होता है एक्सहेलेशन। तो दो टर्म होती हैं, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। इन दोनों को मिला के एक बारी इनहेल किया, एक बारी एक्सहेल किया, तो वो होता है ब्रीथ, मतलब सांस ली, ब्रीथ। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट इज टर्म एज द ब्रीदिंग रेट। तो एक बार उसने सांस, ये होता है ब्रीदिंग रेट, कि एक मिनट में उसने कितनी बार सांस लिया और सांस छोड़ा, मतलब इनहेल किया और एक्सहेल किया। तो इनहेल और एक्सहेल करके ये होता है एक ब्रीदिंग। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटिवली। ए ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ का मतलब क्या होता है कि एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, तो ये कहलाता है एक ब्रीथ। और ब्रीथिंग रेट भी क्लियर है, ठीक। तो एक मिनट के अंदर कितनी बारी सांस लिया वो होती है ब्रीदिंग रेट, कितनी बार इनहेल और एक्सहेल किया। ओके, उसके बाद आते हैं, ये क्या है, इसमें एक और आना चाहिए पॉइंट कि ब्रीदिंग रेट क्या है हमारा। ब्रीदिंग रेट होता है, वो आपको भी समझाता हूँ। नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट होता है पर्सन का, वो 15 to 18 होता है, 15 to 18 पर मिनट, एक नॉर्मल कंडीशन में। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये रेट आ जाता है 25 पर मिनट। 25, एक मिनट के अंदर 25 बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक ब्रीथ हुआ, तो 25 टाइम ब्रीथ। नॉर्मल कंडीशन में 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ। ओके, अभी ये जो एक्सरसाइज है आप स्टॉप वॉच लेके भी कर सकते हैं कि आपने कितनी बार ब्रीथ इन किया, ब्रीथ मतलब एक तरह से ब्रीथिंग करी, ब्रीथ रेट। तो अपना ब्रीथ रेट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टॉप वॉच के थ्रू। डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कांस्टेंट और इट चेंज ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी। तो ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं होती। कांस्टेंट जब होगी जब आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और कंटिन्यूसली सांस ले रहे हो, बट जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ये ब्रीदिंग रेट क्या होगा, ये कंटिन्यूसली चेंज होगा एज पर दी एक्सरसाइज। तो जो बूझो फर्स्ट पैराग्राफ में अपने दादा जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको लेने जा रहा था, तो भाग के जा रहा था, तो अब समझ आया कि ये ब्रीदिंग रेट, उसकी सांस बढ़ने लगी है। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि फूड का ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन क्यों चाहिए था? क्योंकि एनर्जी रिलीज होनी थी। एनर्जी से ही तो सारी एक्सरसाइज होती हैं। इस पैरे में क्या है कि एक्टिविटी 10.2 है। एक्टिविटी 10.2 क्या कहती है कि आप नोट करें स्टॉप वॉच से कि आप हर टाइम जो आपका ब्रीदिंग रेट है वो सेम आता है या नहीं आता, या अलग आ रहा है। तो ये डिफरेंट, एक ब्रिस्क वॉक ली, मतलब आपने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट के अंदर सबके नाम लिखे जिन जिन का आपको लास्ट में आपका नाम आ गया। एक नॉर्मल कंडीशन में एक मिनट के अंदर आपने कितनी बारी ब्रीदिंग किया वो डिटेल। एक ब्रिस्क वॉक ली, उसके बाद 10 मिनट्स के बाद आपने फिर रीडिंग नोट करी कि आपकी ब्रीदिंग रेट कितना आ रहा है। एक 100 मीटर की फास्ट रनिंग लगाई, स्प्रिंट रेस लगाई, उसके बाद आपने मेज़र किया कि कितना आ रहा है। एक बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में है तब। तो ये सारी रीडिंग नोट करके आपको पता चल जाएगा कि किस कंडीशन में आपकी ब्रीदिंग रेट वेरी कर रहा है। तो ये पूरा चार्ट आप खुद एक तरह से एक्टिविटी कर सकते। उसके बाद ऑन एन एवरेज अडल्ट ह्यूमन बीइंग रेस्ट ब्रीदिंग इन, जो नॉर्मल कंडीशन है ब्रीदिंग की वो 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेज द ब्रीदिंग रेट कम्स इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स। मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें क्या हुआ, ये जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें 10 to 15 है, सॉरी 15 to 18 है। और जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा, 25 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट के अंदर 25 टाइम्स, जैसा कि आपको पहले बताया था। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन। मतलब जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम डीप ब्रीथ लेते हैं, मतलब जिसके कारण ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वो शरीर के अंदर ज़्यादा जाता है, तो एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ओके, उसके बाद
जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगी उतना ही ब्रेक डाउन होगा फूड का और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ओके, डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर द फिजिकल एक्टिविटी? तो यही है कि एक तरह से एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए या पूरा करने के लिए हमें भूख भी लगती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद। तो उसके बाद ये आती है एक और एक्सरसाइज 10.3। ये क्या कहती है कि वेरियस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द पर्सन ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जब हम करते हैं तो उस टाइम पे हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू वी ब्रीथ? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हाउ डू वी ब्रीथ? तो हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या है? हाउ डू वी ब्रीथ? तो इस टॉपिक में हाउ डू वी ब्रीथ, let us now learn about the mechanism of breathing. Normally we take air through the nostrils. नोस्ट्रिल से हम एयर इनटेक करते हैं। ठीक, कलर चेंज करता हूँ। नोस्ट्रिल से हम एयर को इनटेक करते हैं। उसके बाद इनहेल के बाद ये नोस्ट्रिल से पास आउट होती ही जाती है नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी से फिर ये कहाँ जाती है? लंग्स में। तो नोस्ट्रिल के थ्रू हमने एयर का इनटेक किया, वो नोस्ट्रिल से होती हुई नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से ये एयर पास होती है लंग्स में। ये एयर होती है ऑक्सीजन रिच एयर। तो ये ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स में जाती है, लंग्स के बाद होती हुई लंग्स में जो होती है, लंग्स प्रेजेंट कहाँ पे होता है? चेस्ट कैविटी में। लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? चेस्ट कैविटी में। दिस कैविटी इज़ सराउंडेड बाई रिब्स। तो ये बोन स्ट्रक्चर होता है रिब्स। तो ये रिब्स के अंदर क्या होंगे? लंग्स होंगे और चेस्ट कैविटी कवर्ड किससे होती है? सराउंडेड बाई रिब्स। उसके बाद अ लार्ज मस्कुलर शीट नोन एज डायफ्राम। ये डायफ्राम जो चेस्ट कैविटी है उसके फ्लोर में प्रेजेंट होता है, सबसे नीचे, मतलब रिब्स के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड द डायफ्राम। तो अगर बेसिक समझाया जाए तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के बाद लंग्स, लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी को सराउंडेड क्या करती है? रिब्स। और सबसे नीचे क्या होते हैं? मस्कुलर शीट होती है डायफ्राम। तो मूवमेंट किसकी होती है? डायफ्राम और रिब्स की दोनों की मूवमेंट होती है, जिसके कारण इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस होते हैं। ओके, उसके बाद ये एक प्रोसेस है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होता है। तो जब ड्यूरिंग इनहेलेशन होगा तो रिब्स क्या करेंगी? अपवर्ड मूव करेंगी, रिब अपवर्ड मूव करेगी, और डायफ्राम क्या होगा? वो डाउनवर्ड मूव करेगा ताकि स्पेस क्रिएट हो। ऐसे ही दिस मूवमेंट इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, जिसके कारण एयर क्या करेगी? इनसाइड द लंग रश करेगी। तो लंग्स क्या होंगे? एयर से फिलअप हो जाएंगे। ड्यूरिंग एक्सहेल रिब्स मूव्स डाउन, जो रिब्स होंगी वो दोबारा से डाउनवर्ड मूव करेंगी या इनवर्ड मूव करेंगी। और डायफ्राम क्या होगा? डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जिसके कारण क्या होगा? एक कंप्रेशन होगा, जो एयर होगी लंग्स के अंदर वो आउटवर्ड मूव करेगी, एयर पुशेज आउट फ्रॉम द लंग्स। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फील्ड, आप हाथ लगा के उसको महसूस कर सकते हैं एब्डोमेन के अंदर कि ये मूवमेंट हो रही है। तो इनहेलेशन में क्या होता है? रिब्स आउटवर्ड मूव करती हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। एक्सहेलेशन में क्या होता है? जब सांस छोड़ते हैं तो रिब्स क्या होती हैं? अंदर की तरफ मूव करती हैं, डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है। तो एक डायग्राम को देखते हैं, उस डायग्राम से आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर क्या है? जब हम इनहेल कर रहे हैं तो रिब्स क्या होंगी? आउटवर्ड मूव कर रही है। डायफ्राम क्या होगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। ये डायफ्राम है, ये रिब्स हैं, बोन लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही दूसरा डायग्राम है, जब हम एक्सहेल करेंगे तो क्या होगा? ये रिब्स इनवर्ड मूव करेंगी और डायफ्राम क्या होगा? अपवर्ड मूव करेगा। तो ये एक्सहेलेशन है, ये इनहेलेशन है, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था वो सारी चीज़ें वो यही हैं। इसके बाद ये पढ़ते हैं कि दीज जो ये मूवमेंट होती है, हम अपनी पाम से एब्डोमेन पे अगर हम अपनी पाम को रखेंगे तो उसके थ्रू हम ये महसूस कर सकते हैं कि ये मूवमेंट हो रही है। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग द ब्रीथिंग देयर इज़ चेंज इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। आप लोग स्कूल में कंपटीशन भी कर सकते हैं कि किसी चेस्ट जो सांस ले रहे हैं तो रिब्स आउटवर्ड मूव कर रही हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। आप मीजरिंग टेप यूज़ करके उसको मेज़र भी कर सकते हैं। स्मोकिंग क्या होती है? स्मोकिंग डैमेज द लंग्स। इसके कारण क्या होते हैं? लंग के कैंसर भी इंक्रीज हो जाते हैं। इट मस्ट बी अवॉइडेड। एवरी वन वॉज बूस्टिंग, ये वही एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में है कि आप कितना एक्सपेंड कर सकते हैं वो क्लासमेट का एक टेस्ट के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से। अब ये डायग्राम दिखाया हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है? सबसे पहले आता है नेज़ल। ये एक नेज़ल पैसेज है या नेज़ल कैविटी है। नेज़ल पैसेज से होती हुई एयर कहाँ जाती है? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? एक वोकल कॉर्ड टाइप है। उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया को आप गले में महसूस भी कर सकते हैं। ये सी शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक, ये सी शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, बोन स्ट्रक्चर्स। तो आप इनको इजीली महसूस भी कर सकते हैं। ये होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या आता है? लंग। लंग क्या है? ये जो इनसाइड पोर्शन है ये लंग है, ठीक।
ये हमारी जो बाद में ऊपर जो बोन्स लगी हुई हैं ये रिब्स हैं, ये रिब्स होती हैं। और ये क्या होती हैं, ब्रोंक्योल्स होते हैं। ये जो आगे ट्रैकिया होता है ब्रोंक्योल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो लास्ट में आपको छोटे छोटे माइन्यूट डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स क्या होती हैं, ये होते हैं एल्वियोलाइज। तो एल्वियोलाइज से ऑक्सीजन जाती है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड आती है एल्वियोलाई पे, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सेल हो जाती है, ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर आ जाती है। तो ऑक्सीजन अगर हम 21% इनहेल कर रहे हैं तो हम 16.4% हम एक्सेल कर रहे हैं, और 0.04% अगर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं। तो एक्सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, इनहेल में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। तो इसलिए कहा जाता है कि इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन रिच और एक्सेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच। ओके, तो ये था इस टॉपिक के रिगार्डिंग। एक ये दिख बताया हुआ है कि जो हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो एयर के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल, स्मोक, डस्ट पार्टिकल या पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो नोज़ होती है उसके अंदर नेज़ल हेयर होते हैं। नेज़ल हेयर क्या करते हैं, नेज़ल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। अगर कोई पार्टिकल इसको पास करके आगे चला जाता है तो क्या होता है कि इरिटेशन होने लग जाती है। जो लाइनिंग है कैविटी की उसमें इरिटेशन होती है, जिसके कारण स्नीज़ आती है, छींकें आती हैं। वो छींकें किस लिए आती हैं कि जो पार्टिकल एंटर किया है फॉरेन पार्टिकल उसको एक्सपेल किया जा सके। ओके, ठीक है, जब भी आप स्नीज़ करें तो उस टाइम पे आपकी नोज़ कवर्ड हो। ओके, तो ये एक्टिविटी 10.4। ये नेक्स्ट एक्टिविटी है 10.4, द सेम एक्टिविटी कि आप टेक ए डीप ब्रेथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट एंड मेजर द मेजरिंग टेप। ठीक, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आप चेस्ट लें, एयर इनसाइड लें, उसके कारण रिब्स क्या होंगे, आउटवर्ड मूव करेंगी। डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा तो रिब्स के आउटवर्ड के कारण क्या होगा, आपका जो चेस्ट साइज़ है, आप मेजरिंग टेप ले रहे हैं तो चेस्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जब आप एक्सेल करेंगे तो रिब्स इनवर्ड मूव करेंगी और डायफ्राम अंदर की तरफ मूव करेगा ताकि एयर बाहर फोर्स हो, एयर को फोर्सफुली बाहर निकाला जा सके। तो इसके कारण क्या होगा, आपका चेस्ट का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। ओके, एक्टिविटी 10.5 क्या कहती है कि आपने एक बोतल ली, इस बोतल को लिया, इस बोतल को नीचे से कट किया, ठीक, और यहाँ पे एक रबर शीट लगा दी। ये रबर शीट क्या होती है, जब आप खींचेंगे और यहाँ पे एक कॉर्क लगाई और एक ये जो स्ट्रो टाइप होता है वही शेप लिया, यहाँ पे 2 बैलून्स लगा दिए। तो जब ये इन नीचे की तरफ आप मूव करेंगे तो यहाँ से एयर एंटर करेगी और दोनों बैलून फूल जाएंगे। तो एक तरह से ये डायफ्राम की तरह एक्ट करेगा, ये हमारे लंग्स की तरह होंगे। ऐसे ही जैसे ये अपवर्ड मूव करेगा तो क्या होगा, एयर यहाँ से बाहर की तरफ मूव आउट करेगी, बाहर की तरफ होगी तो क्या होगा, ये बैलून उसमें से हवा निकल जाएगी। ठीक, तो एक तरह से ये मैकेनिज्म दिखाया हुआ है कि ब्रीथ कैसे होता है। तो ये एक आप घर पे भी कर सकते हैं। ये एक्टिविटी में ही बताया हुआ है। टेक ए वाइट प्लास्टिक बोतल, रिमूव द बॉटम एंड गेट ए वाई शेप्ड ग्लास ऑफ द प्लास्टिक ट्यूब। ये वाई शेप की आपने प्लास्टिक ट्यूब्स ले ली। मेक ए होल इन द लिड, जो ऊपर का लिड कवर था उसके अंदर होल किया या फिर एक कॉर्क लगा के उसको ट्यूब को पास किया उसमें से। ठीक, और 2 बैलून जो डिफ्लेटेड बैलून है उसके अंदर फिक्स कर दिए। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बोतल। और जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था पूरी वर्किंग वैसे ही है। ये एक्टिविटी है नेम ऑफ द क्लासमेट, द साइज ऑफ द चेस्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, साइज एंड डिफरेंस। तो ये आप क्लास में भी कर सकते हैं कि इनहेलेशन किया तो कितना साइज़ था, एक्सेल किया तो कितना साइज़ आया, दोनों का डिफरेंस कितना आया। तो ये क्लास में एक एक्टिविटी भी हो जाएगी, एक तरह का कॉम्पिटिशन भी हो जाएगा, आप क्लास में चेक कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी दिखाई हुई है। ठीक, तो इस तरह आप एक्टिविटी कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग पुल, ये वाला एक्सपेरिमेंट था इसके रिस्पेक्ट में है कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है, मैंने आपको समझा दिया है, आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। तो ब्रीथ आउट क्या होगा, ब्रीथ आउट के लिए एक एक्टिविटी होती है, आप वो एक्टिविटी भी कर सकते हैं। टेक ए सिलेंडर, तो एक तरह से हमने पतली टेस्ट ट्यूब ले ली, क्लीन टेस्ट ट्यूब और ग्लास प्लास्टिक बोतल। मेक ए होल ऑन इट्स लिड, उसके टॉप पे होल होना चाहिए या फिर हो कर दें। फिक्स इट ऑन दी बोतल। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन दी टेस्ट ट्यूब। इंसर्ट द प्लास्टिक स्ट्रो। ये होता क्या है इसके अंदर, जो एक्टिविटी 10.6 है, इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया, उसके अंदर एक लाइम वाटर का सोल्यूशन बनाया, ये डाल दिया और इसके अंदर एक स्ट्रो फिक्स कर दी। ये स्ट्रो के यहाँ पे क्या होता है, माउथ के थ्रू आप एक्सेल करके जो एयर होती है वो स्ट्रो से होते हुए इस वाटर के जो लाइम वाटर है इसके अंदर पास करें तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, एक मिल्की कलर हो जाएगा। ठीक, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो वही पूरा एक्सपेरिमेंट समझाया हुआ है कि मेक ए होल इन इट्स लिड एंड फिक्स द बोतल, पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, इंसर्ट द प्लास्टिक स्ट्रो।
अब इस प्लास्टिक स्ट्रो को होल्ड करने के बाद क्या होता है, नाउ ब्लो जेंटली थ्रू, जो आप एक एयर है उस स्ट्रो के अंदर अपनी जेंटली एयर को फ्लो करें, माउथ को एक्सेल करें, जो एक्सेल एयर है वो उसके अंदर फ्लो करें। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रो ए फ्यू टाइम्स। इज देयर ए चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर, एक होता है, एक रिएक्शन होती है जिसके कारण इसका कलर मिल्की मिल्की कलर हो जाता है। आप घर पे भी करें इसको। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज ए मिक्सचर ऑफ द गैसेज। ओके, मिक्सचर ऑफ द गैसेज होता है। वट डू वी एक्सेल, डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ द गैसेज अलोंग विद इट। यू मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सेल ओनली ए मिरर, अ फिल्म ऑफ द मॉइस्चर अपीयर ऑन द सर्फेस। जब भी हम एक्सेल करते हैं तो आप मिरर के ऊपर एक्सेल करेंगे तो एक मॉइस्चर कंटेंट भी दिखेगा आपको। दैट्स मीन कहीं ना कहीं एक्सेल में वाटर कंटेंट भी होता है, जो एक्सेल करते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन के कंटेंट भी होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको आगे देखते हैं, ये क्या है, ब्रीथ ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। ओके, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है लंग्स की कैपेसिटी को टू टेक मोर एयर, दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी और रिजल्टिंग इन द मोर एनर्जी। तो प्राणायाम स्टूडेंट सभी को करना चाहिए ताकि लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो, ज़्यादा एयर लेने की। अगर ज़्यादा एयर लेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो मोर एनर्जी प्रोड्यूस होगी एंड यू फील हेल्दी। ओके, ये एक्सपेरिमेंट था जो स्ट्रो वाला था, लाइम वाटर। ये लाइम वाटर फिलअप कर दिया, स्ट्रो लगा दी उसके अंदर, एक स्टूडेंट ने उसमें एक्सेल किया। एक्सेल करने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे जो मिल्की कलर, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मिल्की कलर प्रोड्यूस हो गया लाइम वाटर का। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेल और इनहेल। जब इनहेल करते हैं तो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है पूरी, नाइट्रोजन और जो कंटेंट होते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 21% होती है एयर के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस हुआ इनहेल का। बट जब हम एक्सेल करते हैं तो 6.4% ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं। मतलब हमने कुछ परसेंट ही ऑक्सीजन को यूज़ किया, बाकी ऑक्सीजन हमने दोबारा से एक्सेल कर दी या फिर थ्रो आउट कर दी एयर में ही। और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आई, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 0.04 से 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड। जो फूड का ब्रेकडाउन हुआ, जो फूड का ब्रेकडाउन हुआ वो किस में, जो रिजल्ट आया वो कार्बन डाइऑक्साइड में आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो गया और ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज हो गया। तो ये ऑक्सीजन 21% से 16% बाहर आई, 21% इंटेक की थी और 21% इंटेक किया था और 16.4% एक्सेल किया। ऐसे ही 0.04% इनहेल किया था, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल किया। इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है जब हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कब ज़्यादा होता है, जब हम एक्सेल करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आपको अगर कुछ जो टॉपिक समझ नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो